ये इंडिया का मैप है, लेकिन बाकी की दुनिया इंडिया के मैप को कुछ ऐसा देखती है। ये डिफरेंस क्यों है? और ये डिफरेंस सिर्फ इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान के मैप को भी वहाँ के लोग कुछ अलग देखते हैं और बाकी की कंट्रीज उनके मैप को कुछ अलग देखती है। ये डिफरेंसेस है जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट की वजह से। ये जो स्टेट है इसके ऊपर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का ही कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यहाँ पे चाइना का भी कॉन्फ्लिक्ट है। अगर शुरुआत से देखा जाए 7th 8th सेंचुरी से, तो कश्मीर को कश्यपों की भूमि कहा जाता था और यहाँ पे टाइम टू टाइम अलग अलग हिंदू डायनेस्टीज के रूलर्स ने रूल करा। यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो भी हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों की हुआ करती थी। लेकिन 14th सेंचुरी में पहली बार यहाँ पे कोई मुस्लिम रूलर आए और फिर अलग अलग मुस्लिम डायनेस्टीज के रूलर्स ने यहाँ पे रूल करा और 150 से 200 साल के अंदर अंदर यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई। अगर आपने कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस सुना होगा जो 1990 में हुआ था, तो वो पहली बार नहीं हुआ था, पहली बार 14th सेंचुरी में वो चीज़ हुई और ये चीज़ बार बार रिपीट होते होते 1990 में आखिरी बार हुई थी। 1820 में जब यहाँ पे अफगान रूलर्स रूल कर रहे थे, तब सिख एम्पायर के महाराजा रंजीत सिंह ने उन्हें हराया और जम्मू एंड कश्मीर को सिख एम्पायर के अंडर में ले लिया। लेकिन आगे चल के वो अंग्रेज़ों से एक वॉर हार जाते हैं और उस वॉर के समझौते में उन्हें ये जम्मू एंड कश्मीर सरेंडर करना पड़ता है अंग्रेज़ों को। और क्योंकि अंग्रेज़ों की मदद करी थी डोगरा डायनेस्टी के गुलाब सिंह ने, तो अंग्रेज़ उन्हें जम्मू एंड कश्मीर दे देते हैं 75 लाख रुपए में। और इसी डायनेस्टी से 1925 में कश्मीर के आखिरी राजा बनते हैं महाराजा हरि सिंह। अब जब 1947 आता है, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन का टाइम, तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने सभी स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए थे, या तो वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाए, या पाकिस्तान के साथ, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहें। क्योंकि कश्मीर की ज्योग्राफिकल लोकेशन ही कुछ ऐसी थी कि उसका इंडिपेंडेंट रहना इम्पॉसिबल था। इसलिए अंग्रेज़ों ने महाराजा हरि सिंह को साफ साफ ये चीज़ बोल रखी थी कि आपको या तो इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ मर्ज होना होगा। लेकिन इसके बावजूद महाराजा हरि सिंह ने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला लिया, जो उनको काफ़ी ज़्यादा भारी भी पड़ा और दशकों तक इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट्स आज भी चलते आ रहे हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करा, जिसके तहत ये था कि 1 साल तक जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा और 1 साल के बाद जब चीज़ें शांत हो जाएंगी तो डिसाइड किया जाएगा कि कश्मीर को किसके साथ मिलाना है। इंडिया ने ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन नहीं करा। इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के चलते पाकिस्तान टाइम ले रहा था, क्योंकि उसे अपनी एक अलग पैरेलल आर्मी क्रिएट करनी थी। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो अभी भी अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थी और उन्होंने साफ साफ ये शर्त रखी थी कि जब तक आपकी टेरिटरी पे कोई अटैक नहीं करेगा, आप अपनी आर्मी को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि आप सिर्फ डिफेंस में ही अपनी आर्मी को यूज़ करोगे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी एक अलग आर्मी क्रिएट करी और 22 अक्टूबर 1947 को अटैक कर दिया कश्मीर के ऊपर। श्रीनगर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे इनकी आर्मी रहती है और तब जाके महाराजा हरि सिंह को ये समझ आता है कि वो इनसे नहीं लड़ पाएंगे और वो हेल्प के लिए जाते हैं इंडिया के पास। इंडिया भी सेम कंडीशन से बंधा हुआ था, तो वो भी अपनी आर्मी से हेल्प नहीं कर सकता था जब तक कश्मीर इंडिया का पार्ट ना बन जाए। फिर महाराजा हरि सिंह साइन करते हैं विलय पत्र को, जिसके तहत पूरा कश्मीर अब इंडिया का पार्ट बन चुका था। अब इंडियन आर्मी आती है यहाँ पे और जो पाकिस्तान की आर्मी आ रखी थी पैरेलल, उसको यहाँ से भगाती है और लगभग उन्हें यहाँ से पूरा खाली करवा चुकी होती है। सिर्फ 1/3 एरिया ही उनके कंट्रोल में रहता है। यहाँ पे नेहरू जी अंग्रेज़ों की बात में आके चले जाते हैं यूनाइटेड नेशन जो अपना रिजोल्यूशन देता है उसमें 3 पॉइंट होते हैं। पहले पॉइंट में ये होता है कि जो जहाँ पे वो वहीं पे रुक जाएगा, और फिर क्योंकि पाकिस्तान ने अटैक करा था तो वो पहले अपनी आर्मी पीछे लेगा और फिर इंडिया भी अपनी आर्मी पीछे लेगा। और तीसरे पॉइंट में ये था कि फिर प्लेबिसाइट होगा, मतलब कि वोटिंग होगी और वोटिंग के जरिए डिसाइड होगा कि क्या करना है। लेकिन नेहरू जी तो मंच पे जाके बोल देते हैं कि जब चीज़ें शांत हो जाएंगी तो हम लोग वोटिंग करवाएंगे, बावजूद इसके कि यहाँ पे जो है विलय पत्र साइन हो चुका है और कश्मीर इंडिया का पार्ट है। लेकिन पाकिस्तान कभी भी इस रेजोल्यूशन को मानता नहीं है, क्योंकि वो अपनी आर्मी पीछे ही नहीं लेता कभी। और तब से लेके आज तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। और आज के टाइम पे जो पाकिस्तान के पास गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके है, वो इसी कश्मीर के पार्ट हैं। और ये वाले पार्ट अगर इंडिया के पास होते दोस्तों आज, तो इंडिया का अफगानिस्तान से कनेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता और ट्रेड रूट्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते थे इंडिया को। और वहीं अगर ये एरिया पाकिस्तान के पास नहीं होता तो पाकिस्तान भी चाइना से कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाता और चाइना पाकिस्तान के रिलेशन भी इतने अच्छे नहीं होते कभी।
और जो चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है इसको लेके वो ये है कि 62 की वॉर के बाद इसने अक्साई चीन और भी कुछ एरियाज पे अपना कंट्रोल ले लिया। जो इंडिया के कश्मीर का पार्ट चाइना के कंट्रोल में अभी है, वहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं रहती, वो पूरी खाली ज़मीन है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और जो पीओके की साइड में, जो पाकिस्तान की साइड में सक्सम वैली था, वो पाकिस्तान ने चाइना को बेच दिया। बहुत बड़ी लैंड उसने चाइना को बेच दी, बावजूद इसके कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया था और चाइना ने भी उससे ये लैंड ले लिया और वहाँ पे अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स उसने स्टार्ट कर दिए चाइना ने। वहीं दूसरी साइड जो इंडिया की साइड कश्मीर था, उसको शुरुआत में आर्टिकल 370 मिला, जो कि एक टेम्परेरी था, जिसके तहत उनका खुद का एक अलग फ्लैग था, उनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी था और उनकी खुद की एक पार्लियामेंट भी थी। लेकिन इसी आर्टिकल 370 के चलते वो लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स थे उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे और कोई भी इंडियन वहाँ पे जाके लैंड वगैरह परचेज नहीं कर पा रहा था। इस आर्टिकल के चलते कोई इंडियन वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप नहीं कर सकता था। इस वजह से वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो भी रुकी हुई थी। लेकिन आर्टिकल 370 हटाने का एक तरीका था कि कश्मीर में जो पार्लियामेंट है वहाँ से बिल पास हो जाए, लेकिन वहाँ से ये बिल कभी भी पास होने वाला था नहीं। आगे चल के यहाँ पे बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है अलायंस में, जो कि फेल हो जाती है और फिर यहाँ पे प्रेसिडेंस रूल लगाया जाता है और प्रेसिडेंस रूल के कारण यहाँ की पार्लियामेंट की जो पावर थी वो चली जाती है इंडियन पार्लियामेंट में। और इस दौरान बीजेपी यहाँ की जो आर्टिकल 370 है वो इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू एबॉलिश कर देती है, हटा देती है। इसके बाद जो कश्मीर है वो इंडिया का एक पार्ट बन जाता है और जो कश्मीर इंडिया के पास है उसके अंदर दो पार्ट्स हो रखे हैं, एक है लद्दाख और एक है जम्मू एंड कश्मीर। दोनों ही अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं और अब जो है इनके पास सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जो आम इंडियंस को मिलते हैं, अब वो कश्मीरियों के पास भी है। और कश्मीर में अब इंडस्ट्रीज वगैरह भी सेटअप हो सकती है और वहाँ पे हो भी रही हैं। तो ये थी दोस्तों कश्मीर की पूरी स्टोरी शुरू से लेके अंत तक। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।